बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि जो विविध प्रकीर्ण अधिनियम 1952 है, उसके तहत कितनी धाराएँ हैं। तो इन 22 धाराओं में हम मोटा-माटी जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो धाराओं को संक्षेप में जो है आपको बताने का प्रयास करते हैं। लेते हैं पहली धारा, धारा 1। धारा 1 अर्थ है कि ये अधिनियम बनाया गया है, इसके तहत हम इन जो एस्टेब्लिशमेंट को कवर करते हैं तो वो इस धारा 1 के अंतर्गत आती है। तो धारा 1 के अंतर्गत नाम, संक्षेप, विस्तार एवं लागू होना। तो इस अधिनियम का जो नाम संक्षिप्त नाम है कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1952 है। ये धारा 1 का 1 है और धारा 1 का 2 जो इसका प्रभाव क्षेत्र जो है संपूर्ण भारत में हो गया है। पहले यह जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं होती थी। 1 नवंबर 2020 के बाद ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू कर दी गई है। इसके बाद आता है धारा 13। धारा 13 में धारा 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, तो जब आप सेक्शन 1 पढ़ते तो सेक्शन 16 अपने आप ही कवर्ड हो जाता है। तो सेक्शन सहकारी समितियों से संबंधित अन्य प्रभावी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी संस्थान जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हो तथा बिना ऊर्जा की सहायता से कार्य हो रहा हो, तो ऐसे प्रतिष्ठानों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एप्लीकेबल नहीं होगा, लागू नहीं होगा। ऐसे उद्योग थे पूर्व में, जैसे हथकरघा उद्योग है। हथकरघा में जो है बिना ऊर्जा की सहायता से लोग काम करते थे और काफ़ी गरीब लोग थे, तो उनको सोचते हुए और ऐसे ही अन्य संस्थानों को सोचते हुए तो सरकार ने ये कहा कि भाई इनका रोजी रोटी जो है चल नहीं सकती, इनको बहुत कम जो है वेतन मिलता है। तो ऐसे संस्थानों पर अभी फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि यह अधिनियम लागू न किया जाए। तो इनको छूट दी गई थी, अधिनियम जो है इस स्थान पर लागू नहीं होगा करके। और 16B जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण वाले किसी अन्य संस्थान पर जिसके कर्मचारी जो है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई योजना या नियमों के अनुसार परिचालित अंशदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन के लाभों के हकदार हों। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, अंडरटेकिंग है, भविष्य निधि योजना और पेंशन का लाभ दिए जा रहे हैं वृद्धावस्था पेंशन के, और वो लाभ जो है बराबर हैं या अधिक है, ऐसे प्रतिष्ठानों पर, संस्थानों पर यह कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रकरण अधिनियम लागू नहीं करेंगे। इसका ये अर्थ नहीं है कि अगर ये संस्थान अगर कर्मचारियों को ये लाभ नहीं दे रहे हैं तो फिर भी ऐसे संस्थानों को जो है हमने छोड़ देना है। तब ऐसी स्थिति में हम इन संस्थानों पे जो है कर्मचारी जो हैं अगर इन लाभों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन के, तो इनको जो है हमने कवरेज करनी है। पर आपके लिए यही है कि इन संस्थानों पर जो है ऐसे नियंत्रण वाले संस्थानों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। और तीसरा जो 16C है उसमें सीधा सीधा यह है कि केंद्र या किसी राज्य सरकार या कोई जो है प्रांतीय सरकार कहीं चल रही हो, तो ऐसे संस्थान जिसके कर्मचारी उस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एवं परिचालित योजना या नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन के लाभों के हकदार हों। तो यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई जो है प्रोविंस में कोई चल रही हो सरकार, तो उसमें जो है भविष्य निधि एवं वृद्धावस्था के जो है लाभ दिए जा रहे हों राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा, तो वो लाभ अगर उनको प्राप्त है तो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम जो है उन पर लागू नहीं होगा। सीधे सीधे शब्दों में यही है कि सेक्शन 16 अगर कहीं पर जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है या केंद्र सरकार राज्य सरकार के सीधे कर्मचारी हैं या उनकी योजनाओं के अंतर्गत जो है कर्मचारी हैं जो कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि के लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो वो भविष्य निधि योजना के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो सेक्शन 13 में जो सेक्शन 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बताया गया है, इसका मतलब यह है कि सेक्शन 16 के उपबंध अगर कहीं पर एप्लीकेबल होते हैं तो हमारे एक्ट कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रकरण अधिनियम है उस एक्ट को जो है लागू नहीं किया जाएगा। और अब आती है बात सेक्शन 13A। 13A में ऐसे प्रत्येक संस्थान जो कि अनुसूची 1 में उल्लिखित किसी भी उद्योग के अंतर्गत एक कारखाना है। अब आप इसमें देखिए कि जिसमें 20 या 20 से अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। सीधा सीधा अर्थ है कि हमारा जो एक्ट है, आपका क्वेश्चन आ सकता है कितने व्यक्तियों पर लागू होता है, 20 या 20 से अधिक व्यक्ति जहाँ नियोजित हों और ऐसे प्रतिष्ठान जो कि अनुसूची 1 में वर्णित एक उद्योग हो। अनुसूची 1 क्या होती है? अनुसूची 1 जो है ना, इसके साथ आप धारा 4 में चलिए। धारा 4 में जो है आपको बताया गया है कि ऐसे उद्योग जो हैं अनुसूची 1 में जोड़े जाएंगे राजपत्र में अधिसूचना जारी करके। पावर टू एड शेड्यूल 1, इसका मतलब यह है कि अनुसूची 1 में जोड़ना है उद्योगों को किसी भी दूसरे उद्योग को जिसके कर्मचारियों के संबंध में केंद्र सरकार को यह धारणा कायम
है कि उनके लिए इस अधिनियम के अंतर्गत एक भविष्य निधि योजना बनाई जाए। तो राजपत्र में अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार अनुसूची 1 में उस उद्योग या इंडस्ट्री को जोड़ सकती है, और अनुसूची 1 में जो इंडस्ट्री आ जाएगी तो उसको हम जो है ईपीएफ एक्ट के अंतर्गत कवर कर सकते हैं, और उस पर यह अधिनियम स्वतः ही लागू हो जाएगा। इनफोर्स हो जाना मतलब अपने आप ही स्वतः लागू हो जाना। सेक्शन 13B कहता है कि ऐसे प्रतिष्ठान जिसमें 20 या 20 से अधिक व्यक्ति नियोजित हों। अब 20 या 20 से अधिक व्यक्ति नियोजित हों, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अधिनियम उन पर लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार जो करती है, गजट नोटिफिकेशन करती है, राजपत्र में अधिसूचना जारी करती है कि किसी प्रतिष्ठान पर, संस्थान पर 20 या 20 व्यक्ति हो गए हैं। और सेक्शन 13A में जो संस्थान होता है, प्रतिष्ठान होता है, वो एक कारखाना होता है। इस बात को विशेष ध्यान होना है कि 13A में एक कारखाना है और 13B में एक संस्थान, प्रतिष्ठान, जैसे कि होटल, स्कूल हो गया। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि ठेकेदार के कर्मचारी वगैरह सब इसी के अंतर्गत जो है 13B में कवर्ड हो जाते हैं, जिसमें 20 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं। किंतु इसका प्रोविजन देखिए कि 20 से कम व्यक्तियों पर भी यह अधिनियम लागू हो जाता है यदि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दे और 2 माह का एक नोटिस जो है कम से कम जारी कर दे कि इस प्रतिष्ठान पर इस अधिनियम को लागू किया जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्रतिष्ठान है, उसकी 2 यूनिटों में तो 20 व्यक्ति काम कर रहे हैं और बाकियों में जो है कम व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो उनको क्लबिंग कर दिया हमने, जोड़ दिया कि भाई जो ये कम व्यक्ति हैं, अगर उनका प्रतिष्ठान चाहता है कि इनको जो है कवर कर दिया जाए, 20 से कम व्यक्ति को इनको योजना का लाभ दे दिया जाए, अन्य जिसमें 20 से कम व्यक्ति भी कार्य कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके ऐसे 20 से कम व्यक्ति वाले संस्थानों पर भी यह अधिनियम लागू कर देगी। अब आते हैं सेक्शन 14 में। 14 कहता है कि वॉलंटरी कवरेज कौन ले सकता है। अब इसमें भी 20 से कम व्यक्ति काम कर रहे हैं, ऐसे प्रतिष्ठान है, संस्थान है, फैक्ट्री है जिसमें 20 से कम व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार उस प्रतिष्ठान के कर्मचारी का बहुमत मतलब 50% से ऊपर कर्मचारी और नियोक्ता ये बोल दे कि भविष्य निधि अधिनियम को लागू किया जाए, तो वो लागू कर सकता है। लेकिन ऐसा करने से पहले जो है राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाएगी और उसमें जो डेट दी जाएगी, यानी कि जिस स्थिति से सहमति बनी है कर्मचारियों के बहुमत और नियोक्ता के मध्य, तो उस स्थिति से या कोई सहमति उन्होंने की है कि इस स्थिति से लागू किया जाए, तो उस प्रतिष्ठान के ऊपर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 तो उस स्थिति से लागू हो जाएगा। अब कभी बात ये आती है कि किसी प्रतिष्ठान में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू किया था, 20 से अधिक व्यक्ति थे, लेकिन प्रतिष्ठान की हालत खराब हो गई। अब हालत खराब हो गई तो उसमें जो 1 या 2 व्यक्ति ही अब बचे हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि भैया अब तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो कम हो गए हैं, तो अभी अधिनियम को हटा लिया जाए, आपकी तो मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट 20 की है। तो ऐसा नहीं है। सेक्शन 15 कहता है कि किसी भी समय नियोजित व्यक्तियों की संख्या 20 से कम हो जाने के तथ्य के बावजूद वह संस्थान जिस पर अधिनियम लागू है इस अधिनियम के अंतर्गत बना रहेगा। तो ये सेक्शन है, आपके सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है और इसमें जो है ये बात बताई गई है कि किसी भी प्रतिष्ठान पर कैसे यह अधिनियम लागू होता है। कारखाना होगा तो 13A के अंतर्गत, कारखाना नहीं है तो 13B के अंतर्गत, और क्लबिंग करनी है तो प्रोविजो हो गया 13B का, और 14 में वॉलंटरी कवरेज हो गई, और 15 में जब तक ये अधिनियम लागू रहेगा चाहे कर्मचारियों की संख्या 20 से कम हो जाए। तो सेक्शन 1 आपका कंप्लीट